Dear students, I hope all of you are well and healthy. Myself, Dr. H.K. Singh, Associate Professor in Avesti Rajy's Pilot Government College, Lasur. You will know that there will be two papers of AVST in your VCOM Part 2nd. Your first paper will be of income tax and second paper will be of cost accounting. From today, I will start discussion with you about first paper, that is income tax. इनकम टैक्स को हिंदी में आप जानते हैं आयकर कहते हैं। इनकम टैक्स किसी भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आय का सरकारों के लिए रहा है, चाहे प्राचीन काल हो चाहे वर्तमान काल में। चूँकि सरकारें वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करती हैं, तो जनता की भलाई के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इन पैसों की व्यवस्था करने के लिए सरकार जनता पे टैक्स लगाती है, कर के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है और पब्लिक वेलफेयर में फिर खर्च करती है। तो इनकम टैक्स के बारे में आज मैं बात आपसे शुरू कर रहा हूँ। आज का अपना डिस्कशन का पॉइंट रहेगा इनकम टैक्स क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँगा। टैक्सेशन के संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करूँगा। एंड इन ब्रीफ आई वुड ऑल्सो डिस्कस अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स के बारे में बात स्टार्ट करने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो शाब्दिक अर्थ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनकम टैक्स या आयकर की पहली विशेषता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है जो किसी करदाता की कुल इनकम मीन्स टोटल इनकम पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत लगाया जाता है। अर्थात इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो चार्ज होगा किसी असेसी या करदाता पर उसकी टोटल इनकम के अकॉर्डिंग। टैक्स लगाने के क्या तरीके होंगे या किस तरह से टैक्स चार्ज किया जाएगा, इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस जो हैं वो लागू होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप टैक्स की गणना करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। आगे मैं बात करूंगा इनके बारे में। फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं इनकम टैक्स के बारे में, वो ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 के अनुसार जब भी कोई गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है तो टैक्स लगाने के लिए सरकार को एक विधि या कानून बनाना पड़ेगा। अर्थात कोई भी टैक्स कानून बना करके ही लगाया जा सकता है। टैक्सेस आप जानते हैं, कुछ टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगाती हैं। तो संविधान के भाग 12 का आर्टिकल 264 से 300A में केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंध कैसे होंगे इसको बताया गया है। अर्थात केंद्र और राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले करों के बारे में बताया गया है कि किन किन मदों पर केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी और किन किन मदों पर राज्य सरकारें टैक्स चार्ज करेंगी। संविधान के ही भाग 13 का आर्टिकल 301 से 307 में इंटर स्टेट ट्रेड या बिजनेस होता है, दो राज्यों के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन होता है, व्यापार होता है। तो टैक्स लगाने का क्या तरीका होगा, किस तरह से टैक्स चार्ज किया जाएगा, उनके प्रोविजंस को बताया हुआ है। संविधान के ही आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां मीन्स रेजिडुअल पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। पहले आप देख चुके हैं कि आर्टिकल 264 से 300A में बता रखा है कि केंद्र सरकार किन किन मदों पे टैक्स लगाएगी
और किन किन मदों पे राज्य सरकारें टैक्स लगाएंगी। लेकिन कुछ मदें ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में डिफाइन नहीं किया गया है, उन पर टैक्स लगाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। आपको ध्यान होना चाहिए, इन्हीं का प्रयोग करते हुए 88वें संविधान संशोधन द्वारा 1994 में केंद्र सरकार के द्वारा सर्विस टैक्स लगाया गया था, क्योंकि इससे पहले सर्विस टैक्स का कंसेप्ट ही नहीं था। संविधान के ही आर्टिकल 270 के अनुसार इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूतियों के लेन देन पर जो टैक्स लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे कर जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और पैसा कलेक्ट किया जाता है। और बाद में आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, फाइनेंस कमीशन का। केंद्र सरकार जो इन टैक्सेस से पैसा कलेक्ट करती है, उस पैसे का फिर बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट या रिकमेंडेशन के आधार पे। मींस इस पैसे में से फिर राज्यों को भी केंद्र सरकार के द्वारा हिस्सा दिया जाता है। आर्टिकल 271 के अनुसार सरचार्ज और सेस का पैसा पूरा का पूरा केंद्र सरकार को जाता है और ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनते हैं, अर्थात इनका डिवीज़न नहीं होता है केंद्र और राज्यों के बीच में। सरचार्ज और सेस में डिफरेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब किसी कार्य विशेष के लिए सरकार कोई टैक्स लगाती है, किसी कार्य विशेष के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, पैसा कलेक्ट करना है, तो वो कहलाता है सेस। और बिना किसी कार्य विशेष के अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है, टैक्स चार्ज करती है, जिसको वो अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी खर्च कर सकती है, तो वो कहलाता है सरचार्ज। तो ये कुछ एक प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेशन के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊपर एक डेफिनेशन इनकम टैक्स की मैंने लिखी हुई थी कि ये डायरेक्ट टैक्स है जो करदाता की टोटल इनकम पर लगता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो ब्रीफ में मैं अब आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स से आशय मेरा, कर को चुकाने वाला ही कर का भार भी वहन करता है, अर्थात जिस पर टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उसी से कर की वसूली भी की जाती है। एक्स पे टैक्स लगाया और एक्स से ही पैसा वसूल भी किया तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अर्थात इसमें कराघात और करापात मीन्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। वो व्यक्ति अपने टैक्स को आगे डेलीगेट नहीं कर सकता है, जिस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है उसी व्यक्ति को टैक्स का भुगतान भी करना पड़े तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। इसमें कर को चुकाने का भार ग्राहक पर डाला जाता है, अर्थात टैक्स लगाया तो एक्स पर है परंतु वसूला वाई से है। टैक्स तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, किसके माध्यम से जा रहा है, जिस पर लगाया वही पे कर रहा है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। मेरे पे टैक्स लगाया लेकिन मैं किसी और से वो टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता हूँ तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। जैसे आप जानते हैं जीएसटी, अगर कोई माल आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उस पर आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना होता है। तो जो शॉपकीपर है, शोरूम का मालिक है, वो माल बेचते समय बिल में टैक्स की अमाउंट जोड़कर आपसे कलेक्ट करेगा। तो टैक्स उसने आपसे लिया और फिर आगे वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ उदाहरण हैं, कस्टम ड्यूटी है, व्हीकल टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटी है। मीन्स जो टैक्सेस किसी एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वो अपनी पॉकेट से उनका भुगतान न करके उन टैक्सेस का बर्डन आगे शिफ्ट कर देता है
अल्टीमेट वर्डन कस्टमर या कंज्यूमर पर जाता है वो टैक्सेस कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। भारत में इनकम टैक्स का सर्वप्रथम चलन 1860 में ब्रिटिश इंडिया के शासनकाल में शुरू हो गया था। सर जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार टैक्स लगाया गया था, लेकिन इस संबंध में जो विधिवत लॉज पारित करके टैक्स लगाने का प्रोसीजर अपनाया गया वो 1886 में इंडिया में इनकम टैक्स लगाने का प्रोविज़न ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में आप देख रहे हैं कि आयकर अधिनियम का सेक्शन 4 कहता है कि किसी भी करदाता पर टैक्स जो आप लगाएंगे उसको प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में संबंधित गत वर्ष की कुल इनकम पर टैक्स देना होगा। और टैक्स कैसे देना होगा? वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार। आप जानते हैं हर साल पार्लियामेंट में भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रस्तुत करता है और बजट में ये बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर में सरकार कितना पैसा खर्च करने जा रही है किन किन मदों पर, और उस पैसे की पूर्ति के लिए किन किन माध्यमों से किस किस तरह से टैक्स लगाया जाएगा। तो इनकम टैक्स में प्रतिवर्ष बदलाव होता है, क्योंकि कुछ नई इनकम्स पे हम टैक्स लगा देते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, कहीं रेट्स ऑफ टैक्स को बदल देते हैं। तो सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी करदाता असेसमेंट ईयर मीन्स निर्धारण वर्ष में टैक्स पे करेगा। किस पर पे करेगा? जो उसकी इनकम प्रीवियस ईयर या गत वर्ष में रही है, गत वर्ष में जो इनकम थी उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स कैसे पे करेंगे? जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में प्रस्ताव रखे थे, वित्त अधिनियम द्वारा जो दरें पारित की गई हैं उन दरों के अनुसार आपको टैक्स का भुगतान करना होता है। ऊपर डेफिनेशन में देख रहे थे डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा वर्ड था, अभी मैंने एक ही वर्ड को एक्सप्लेन किया है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। दूसरा पॉइंट इसका है करदाता पर टैक्स लगेगा। तीसरा है टोटल इनकम, तो वो आगे बात करूँगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि करदाता पर आप कहते हैं टैक्स लगाया जाएगा, तो करदाता किसको माना जाएगा? करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आयकर, इनकम टैक्स या अन्य कोई अमाउंट चुकाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए उत्तरदायी हो, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर आय के निर्धारण या हानि की राशि के निर्धारण या आयकर की वापसी के लिए कोई कार्यवाही की गई है या वो विचाराधीन है। इस तरह की प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति या करदाता पर चल रही है तो वो इनकम टैक्स के लिए करदाता माना जाएगा, या जिन्हें इस अधिनियम के तहत करदाता मान लिया गया है। आगे डिस्कस करूंगा मैं। कुछ स्थितियों में कोई व्यक्ति जो वास्तव में इनकम अर्जित नहीं कर रहा है फिर भी हम उसको करदाता मान के उस पर टैक्स चार्ज करते हैं, तो उन परिस्थितियों के बारे में भी बात करूंगा। तो अधिनियम की धारा 27 के अनुसार कई बार एसएससी इन डिफ़ॉल्ट चूक के कारण करदाता मान लिया जाता है। जैसे आप जिस ऑफिस में काम करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि सैलरी देने से पहले आपकी सैलरी में से टैक्स की कटौती करे। अगर कोई एम्प्लॉयर या डीडीओ टैक्स में से कटौती नहीं करता है तो अब जो इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगा है उस इनकम पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी उस एम्प्लॉयर या डीडीओ की हो जाएगी। वास्तव में उसको इनकम नहीं हुई है, लेकिन हम उसको एसएससी इन डिफ़ॉल्ट चूक के कारण करदाता मान लेंगे और उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ब्रीफ में मैं समराइज़ कर देता हूँ कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, करदाता पर लगता है, टोटल इनकम पे लगता है। इनकम टैक्स 1961 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लगता है। टैक्स लगाने के कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस हैं केंद्र और राज्यों के संदर्भ में, उनको मैंने आपसे ब्रीफ में डिस्कस किया।
इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, मतलब जिस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, पेमेंट भी उसी को करना पड़ेगा, वो अपना वर्डन आगे डेलीगेट नहीं कर सकता है। और करदाता पर टैक्स लगता है। तो ये जो परिस्थितियाँ मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अगर आप इनमें से किसी परिस्थिति में आते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स के लिए करदाता मान लिया जाएगा और आप पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूँगा। थैंक यू।